पूरी तरह से सजग हो गई है। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहीं सहरसा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। कहरा प्रखंड में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सहरसा पुलिस अधीक्षक लीपे सिंह ने विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। पंचायत चुनाव जो है, पहला जो हमारा चरण है वो कहरा ब्लॉक में है। तो हम लोग आज से जो है एरिया डोमिनेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें जितने भी जो वारंटीज बचे हुए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी करनी है और जो पुलिस का एक प्रेजेंस है जिससे कि शांतिपूर्ण चुनाव जो है हमारे यहाँ संपन्न हो सके, इसके लिए जो है हम लोग ये एरिया डोमिनेशन आज से शुरू कर रहे हैं और ये हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। हम लोग हर दिन एक कोई पंचायत जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव अगर आती हैं तो वहाँ जा कर के पर्सनली मैं अपने नेतृत्व में हम लोग निकलेंगे और वहाँ पर इंश्योर करेंगे कि वहाँ फ्री और फेयर चुनाव हो, जिससे कि 29 तारीख को, जैसे पहला हमारा जो कहरा में है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय दौरे पर नालंदा जिले पहुंचे। मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार शरीफ के IMA हॉल में चल रहे कोविड टीकाकरण से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को भी फूल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। चौधरी ने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर हमारी सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। EVM से लेकर वोटर तक पारदर्शिता रखी जाएगी। इस बार पंचायत चुनाव में EVM से जो वोट करेंगे तो रद्द की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले 15 से 20% वोट हो जाते थे, जिसके कारण प्रशासन के ऊपर चुनाव में किसी को जिताने और किसी को हराने का आरोप लगता था। हमने बताया कि EVM से लेकर अब वोटर EVM में जब वोट करेगा तो रद्द की स्थिति नहीं होगी। पहले आप देखते होंगे कि 15 से 20% वोट रद्द हो जाते थे और जिसके चलते प्रशासन पे ये आरोप लगता था कि इन्होंने इसको जिता दिया, इनको हरा दिया। तो ऐसे परिस्थिति में अब EVM से हम वोटिंग करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त EVM उपलब्ध नहीं हो पाया। हम देश से लगभग 6 लाख EVM की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमको 2.5 लाख EVM उपलब्ध हुए, इसलिए 4 पद पर हम EVM से चुनाव कराएंगे। खबर सहरसा से है, जहां 100 बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौरा बथनाथा टोला वार्ड में 8 में एक ही परिवार के 7 लोग डायरिया में आ गए हैं। आपको बता दें कि महिला सहित बच्चे भी शामिल आ गए हैं इसमें, जिसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने की है। वहीं डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। रोज सोर बाजार PHC को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल सभी मरीज का सहरसा सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सौरा बाजार चंदौर बथनाथा को टीम को भी भेजा गया है। हमें पता चला है, थोड़ा 1 घंटा पहले पता चला है कि बथनाहा में चंदौर पूर्वी का वार्ड नंबर 8 का एक ही परिवार का 7 आदमी सदर अस्पताल में भर्ती हुए हैं जो डायरिया वोमिटिंग से पीड़ित हैं। और पता चला है कि ये अगल बगल में भी फैले हुए हैं। तो वहाँ के सौर बाजार के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को मैंने टेलीफोन पर अभी सूचना दी है कि जल्द से जल्द वहाँ मेडिकल टीम भेजें और अगल बगल के भी घरों में अगर कोई डायरिया वोमिटिंग का केस हो तो उनको क्या स्थिति है उस पर मेडिकल टीम दवा वितरण करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग के सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। देर शाम राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे की उपस्थिति में पोटिया कला क्षेत्र में 71 पौधारोपण भी किया है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के दुर्ग जिला अध्यक्ष नितेश साहू ने के न्यूज इंडिया को बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को नागरिकों के बीच पहुंचकर उत्साह से मनाया गया है। 71वें जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय दुर्ग में किया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 युवाओं ने रक्तदान किया है और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु होने की कामना की है। और किस तरह का राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे दुर्ग क्षेत्र में? राज्यसभा सांसद जी द्वारा 71 पेड़ का वृक्षारोपण करके उनके जन्मदिन पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की एक संदेश दिया है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया। इसमें हम सब युवाओं का बहुत बहुत आभार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राहुल भट्ट, युवा मोर्चा। ये खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए अनूठा प्रदर्शन किया है। तमाम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय कुटियाल क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। क्या कुछ आप लोग का ब्लूप्रिंट है, कैसे आप लोग चल देखो, उत्तराखंड ना कोई 20-20.5 साल पहले एक आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ। तो उस टाइम पे तो समाज की एक सोच थी कि हम अपना हमारा राज्य होगा, अपनी सरकार होगी, अपने नेता होंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और एक अच्छा उत्तराखंड की तरफ खुद फोकस कर पाएंगे। अब वो फेल हो गया। तो उसमें आज पलायन जैसे एक शब्द है, पलायन वाकई में वो चीज़ है जिसमें ना सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्यों पलायन हो रहा है? रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, करप्शन बढ़ गया है, सड़कें टूटी हैं, बिजली पानी जो यहाँ की उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के आम आदमी पार्टी अपने मेन मुद्दे बना रही है। लेकिन मेन मुद्दे कैसे बना रही है? जनता से डिस्कस कर रही है और जनता जो सजेशन दे रही है उनको लेकर के प्रायोरिटाइज कर रही है। रोजगारी, युवाओं की तरफ डायरेक्शन जो है तो रोजगारी के थ्रू, वो एक मेन मुद्दा है आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का। आप नए होते हैं तो सवाल थोड़े कम होते हैं, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पे 3 दौरे कर चुके हैं। 2 दौरा जो एक घोषणा भी हुई थी, उसमें जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी, उसका जो दौरा था देहरादून में आपके मुख्यमंत्री को लेकर, पीएमसीएस को लेकर और उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने को लेकर, उसमें लगातार सवाल उठे थे कि आम आदमी पार्टी विकास के लिए जानी जाती रही कि हमारा विकास नहीं होगा, लेकिन अब धर्म की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड को विकास की ज़्यादा ज़रूरत है धर्म से ज़्यादा, धर्म से मुक्ति से ज़्यादा? ये क्या होता है, ये ना नैरेटिव क्रिएट करे जाते हैं। आम आदमी पार्टी तो विकास की तरफ ही जा रही है। अगर हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड बनेगी तो देखो क्या फ़ायदा होगा। मतलब यहाँ पे ना सब वो जो स्पिरिचुअल फीलिंग जो लाते हैं वो सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। खाली ये है कि उन्हें कोऑर्डिनेट करना है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 4 धाम यात्रा तो है, यात्री आते हैं, लेकिन यात्रियों को ये नहीं पता कि साथ में जो इंडिया जिसको भारत बोला जाता है, भरत जो राजा थे उनका जन्मस्थल भी यहीं पे है, कण्वाश्रम, कोटद्वार। अगर उनको ये पता चलेगा तो 4 धाम के अलावा वो 3 दिन और छुट्टी लेकर के आएंगे और वहाँ भरत आश्रम में भी होकर के आएंगे। तो ये तो तरीका कैसे है एक प्लेटफॉर्म पे लाने का उत्तराखंड को, यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ फिर रोजगार भी बढ़ता है। तो ये खाली ये धार्मिक नहीं है, ये तो प्योर अच्छे तरीके से जो यहाँ की रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करा जाए ऑप्टिमली। लेकिन उत्तराखंड की ज़मीन पे जो मुद्दे दिख रहे हो आप लोग की घोषणाओं से थोड़े अलग है, जैसे गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात हो, भू कानून को लेकर बात हो, इससे क्या आम आदमी पार्टी का पक्ष? ये भी हमारे मुद्दों में है। राजधानी तो गैरसैंण बननी चाहिए। अगर कहते हैं उत्तराखंड बनाए एक पहाड़ स्टेट और राजधानी गैरसैंण नहीं होगी तो फिर तो कैसे हम बोलेंगे कि पहाड़ की तरफ फोकस। अगर हमें पहाड़ खाली करना है तो वो तो फिर अलग सोच है। हमारे मुद्दों में तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैरसैंण कैसे बनेगा। अभी हम लेके आएंगे उसको भी एक अपने कैंपेन में और समझाएंगे कि कितना एरिया वहाँ पे अवेलेबल है, कैसे गैरसैंण में जितनी रिसोर्सेज हैं, मान लो गवर्नमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कैसे वहाँ पे आएंगे। छोटी जगह है तो 30 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग घाटियों में कैसे डिपार्टमेंट को सेट करा जाएगा, कैसे गैरसैंण को हम एग्जिस्टिंग कंडीशन में उत्तराखंड की जो पहाड़ी राजधानी है एक्चुअल वो बनाएंगे। आपकी उम्मीदवारी से एक तरफ से अनाउंस हो चुकी है, बाकी जो आपके उम्मीदवार होंगे उनका क्या क्राइटेरिया होगा? तो जब आप चुनाव में जा रहे हैं काफ़ी समय बचा, कम समय बचा है। देखो क्राइटेरिया तो सिंपल है। पार्टी एक एजेंडा लेके चल रही है उत्तराखंड नवनिर्माण, उसमें लीडरशिप की ज़रूरत है। 2 तरीके की लीडरशिप होती है, एक टोटल लीडरशिप, उसके बाद में एक रीजनल लीडरशिप। रीजनल लीडरशिप मैं बोलूँगा कि जैसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसमें तो जो आदमी अच्छा कर रहा है, जो नया है फेस, मतलब हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, करप्शन नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति हम करने वाले हैं नहीं, कर्म वाले हैं, उसे अंदर कहीं ना कहीं देश के लिए इच्छा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए इच्छा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि 20 साल का यूथ भी आ जाए तो 21 साल का यूथ भी आ जाए तो हम तो उसको भी एक लीडर बनाना चाहते हैं। यूथ की आज बात हो रही है, यूथ से जुड़ा हुआ है, हम अगर जानना चाहें क्या कुछ घोषणा होने वाली है? देखिए थोड़ा सा टाइम बचा है, घोषणा तो जो होगी वो वाकई में अच्छी होगी और उत्तराखंड को जो हम कह रहे हैं गाइडेंस देने का तरीका जो है नवनिर्माण की तरफ, उसमें वाकई में एक बड़ा मुद्दा आज अरविंद केजरीवाल जी जो आ रहे हैं
वो सबके सामने डिक्लेयर करेंगे। आप लोग जब और ये आपको दिखा रहे थे देहरादून से लाइव, जहां आज तिरंगा यात्रा के अवसर पर आप नेता कर्नल कोठियाल ने काफ़ी कुछ जानकारी दी है। और आपको ये भी बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर है और आज युवाओं के लिए तमाम बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए अनूठा प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस रोजगार की मांग को लेकर कफन ओढ़कर लेट गए थे। इधर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाफिज वारसी और मानव देशमुख के नेतृत्व में मोदी जी रोजगार दो या कफन दो के नारों के साथ रोजगार की मांग की गई है। वहीं अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। युवा कांग्रेस से मानव देशमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को छल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा कि हर साल देश भर के 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज अखिल भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा मोदी जी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। युवा त्रस्त हो चुके हैं, युवा परेशान हैं आपके झूठे वादों से, आपके झूठे जुमलों से, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के झूठे कथन से। और आज युवा त्रस्त हो गया है और त्रस्त होकर मोदी जी से मांग कर रहा है, या तो हमें रोजगार दे दो या तो हमें कफन दे दो। एक दौर था जब लोग डरे सहमे अपने घर में दुबक कर बैठ जाते थे, सड़कें सुनसान रहती थी। वहीं आइसोलेशन सेंटर में भर्ती थे हर रोज सैकड़ों लोग दम तोड़ रहे थे। ऐसे संकट के दौर में कोरोना मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भोजन परोसने वाले वेंडर के घर में आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। कारण केवल इतना ही है कि उन्हें कोरोना काल में परोसे गए भोजन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग फंड का रोना रो रही तो वहीं वेंडर अपना घर बार बेचने को मजबूर है। सैकड़ों दफा स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आत्महत्या तक करने की बात सामने आ रही है। देखिए, राशि की बात तो ऐसी है कि पिछले मार्च तक के बिल क्लियर है। मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक के सितंबर, इन समस्त 5.5 महीनों में मुझे कुल मिला के 30 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, जिसमें 20 लाख रुपए अगस्त माह में, 10 लाख रुपए जुलाई माह में। जो हिसाब बन रहा है, जो बिलिंग है, जितने पेशेंट, जितने स्टाफ या जितने भी कोरोना काल में कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मियों और पूरे स्टाफ को जो भोजन दिया गया, उनकी संख्या लगभग 600 से 650 प्रतिदिन तक गई है। दूसरी लहर में पूरे आइसोलेशन सेंटर पैक थे। गुरूर आइसोलेशन सेंटर, उसका भोजन का काम मेरे पास था। इसके अलावा बालोद, पाकुरभाट, जो जिले का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर, जहाँ की बेडिंग कैपेसिटी 274 मरीजों की,
वो पूरा पैक चल रहा था, उसके भोजन की व्यवस्था मेरी थी। इसके अतिरिक्त न्यू कोविड केयर सेंटर बनाया गया था जिला अस्पताल में, उसके भोजन की व्यवस्था मेरी थी। सारे संविदा कर्मियों के भोजन की व्यवस्था, सारे कर्मचारियों की भोजन की व्यवस्था, सारे नर्सेस, स्वीपर, सबके भोजन की व्यवस्था थी। अब इन परिस्थितियों में देखा जाए तो कुल मिला के जो अभी तक की राशि बन रही है, इन 30 लाख रुपयों को छोड़कर वर्तमान में 1.5 करोड़ की राशि बाकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन के तहत में सभी कर्मचारियों को भी रखा गया था और वेंडर लोग को खाने का भुगतान दिया जा रहा था, दवाइयाँ ली जा रही थी और इस कोरोना काल में काफ़ी कुछ खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा था। इसमें सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन में जो निधि प्राप्त होती थी उसमें सभी लोगों को, चाहे वो जो लोग रखे गए थे, 145 लोग यहाँ रखे गए थे बालोद में, उन सबको उनके अनुसार से उनका भुगतान किया जा रहा था, उनकी सैलरी दी जा रही थी और खाना जो भी खिला रहे थे, चाहे वो यहाँ हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिला चिकित्सालय में जो मरीज़ भर्ती थे उनको खाना भी खिलाया जा रहा था। अलग अलग वेंडरों द्वारा उनको खिलाया जा रहा था और उनको भी उनका पैसा दिया जा रहा था। अभी वर्तमान में राज्य शासन से हमें राष्ट्रीय आपदा मोचन में पैसे जो है अभी नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे इनके सबका भुगतान किया जाएगा। पूर्व में भी उनको पूरे उनके जितने भी बिल लगे थे उनके पूरे बिल का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में जो बिल और लगे हैं इनके द्वारा और अन्य सभी लोगों के द्वारा जो लगे हैं उनका भी भुगतान राष्ट्रीय आपदा मोचन के द्वारा जो भी पैसा प्राप्त होगा हम उसको तुरंत भुगतान करेंगे। खबर नारायणपुर से है, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत उड़ीद गांव की यह है कि पंचायत सचिव 8 महीने से नदारद है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक यहां के सचिव सिर्फ जनवरी में एक बार ही पंचायत आया था, उसके बाद से सचिव की कोई खबर सामने नहीं आई। बता दें कि ऐसे लापरवाह सचिव के प्रति घोर विरोध करते हुए ग्रामीण और सरपंच भारी आक्रोश में है। उनका कहना है कि ऐसे लापरवाह सचिव को अपने पंचायत में रहने का कोई हक नहीं है। मतलब चेहरा ही नहीं दिखाते यहाँ पे। तो आप ऐसे सचिव के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये सचिव के लिए तो हमको तो यहाँ से बाहर भेजना चाहिए कि दूसरा सचिव आना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन हमको देना चाहिए। गांव वालों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उस बारे में पूरा बताना चाहिए, तब हमको गांव वालों को कुछ जानकारी मिलना चाहिए क्या। जी। खबर कांकेर से है, जहां जिला मुख्यालय के थाना परिसर में सिक्योर कांकर मिशन के तहत नवनिर्मित यूनिफाइड कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन किया गया है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय लगातार बढ़ते आपराधिक मामले और चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से पूरे चौक चौबंद की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 83 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अब पूरे शहर पर पुलिस विभाग द्वारा नजर रखी जाएगी। कांकेर वालों को बधाई देता हूं कि उनको एक पूरे क्षेत्र के सर्विलांस के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आया है और पूरे पुलिस विभाग को मैं बधाई देता हूँ कि ये जो कैमरे लगे हैं इनके माध्यम से लगभग हर महत्वपूर्ण चौराहे पे या जहाँ से डाइवर्सन होता है, कई जगहों से आके मिलते हैं, इन सभी जगहों पे कैमरे लगे हैं। और कैमरे जो लगे हैं उसमें नाइट विजन भी है, रात वाला भी, और उसमें बहुत सारे सिस्टम है जिसमें जूम करके एक पर्टिकुलर आदमी को भी अगर फॉलो करना है, एक गाड़ी को फॉलो करना है, अभी हमने उसका देखा। इससे जो अपराध है ये एक्चुअल में यहाँ एक तो भीड़ का कंट्रोल और दूसरा अपराध का कंट्रोल। तो एक टेक्नोलॉजी को उपयोग हम अपराध नियंत्रण के लिए करते हैं, तो हमारे विकसित कंट्रियों में बहुत सारे शहरों में है ये सुविधा। कांकेर टाउन में आज हम लोगों ने मिशन सिक्योर कांकेर के तहत सीसीटीवी कैमरे जो पूरे टाउन में अलग अलग 25 थानों में 82 नंबर ऑफ कैमरे लगे हैं, उनका उद्घाटन माननीय विधायक जी से कराया है। और इसके तहत हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रकार के कैमरे इसमें लगाए हैं, जिसमें बुलेट कैमरे हैं जो नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे जो रहते हैं, इनके अलावा ANPR कैमरे हैं जो नंबर प्लेट भी रीड कर सकते हैं, और PTZ जो कैमरे होते हैं जिसमें पैन टिल्ट और जूम की फैसिलिटी रहती है, वो भी कैमरे हैं यहाँ पे। और हमें उम्मीद है कि जो हमारी बेसिक पुलिसिंग है
उसमें ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से